ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी। बच्चों, आप सब लोग मुझे जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप लोगों का इस क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे अपनी कापियों और कलम के साथ, ताकि यहाँ पर दी गई सरगर्मियाँ और अहम नुकात आप अपनी कापियों में नोट कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रही हूँ। स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए और बताइए कि ये तस्वीर क्या जाहिर करती है। सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये तस्वीर कानून साज असम्बली को जाहिर करती है, यानी किस तरह से कानून वगैरह बैठकर बनाया जाता है, पार्लियामेंट वगैरह की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने अंग्रेजी इंतजामिया के असरात सबक के दूसरे यूनिट में लगान की पॉलिसियों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज इसी सबक के तीसरे यूनिट में आईनी तरक्यात या दस्तूरी इर्तिखा के मुख्तलिफ क़वानीन या एक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अगली क्लास शुरू करने से पहले बच्चों, आइए पिछली क्लास की चंद मालूमात पर नज़र डालते हैं और मैं देखना चाहूँगी कि आप लोग कितना इसको याद रखे हैं। तो बच्चों, सवालात आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए कि ज़मींदारी निज़ाम किसको कहते हैं। ये हमने अपनी दूसरे यूनिट की क्लास में इसके बारे में डिटेल से मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बताइए, ज़मींदारी निज़ाम को किसने जारी किया था। सही कहा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारी मुस्तकिल यानी परमानेंट ज़मींदारी निज़ाम को जारी किया था। तो मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, रैयतवारी निज़ाम को किसने जारी किया था। ये भी सही कहा आप लोगों ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड मुनरो ने रैयतवारी निज़ाम को जारी किया था। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी को किसने कायम किया था। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस कलकत्ता में यूनिवर्सिटी को कायम किया था। उसी तरह से मेरा आखिरी सवाल है, ज़मीन का कितना हिस्सा लगान के तौर पर किसानों को अदा करना पड़ता था। ये भी सही कहा आप लोगों ने, 50% हिस्सा लगान के तौर पर अदा करना पड़ता था। तो आप लोगों ने तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आइए अब हम आज के यूनिट के क्लास पर नज़र डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी इंतज़ामिया के असरात सबक के तीसरी यूनिट के अहम नुकात क्या क्या हैं, यानी हम आज कौन से नुकात पर रोशनी डाल रहे हैं। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसी तरह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का हिंदुस्तानी सरकार एक्ट, 1861 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। आज की सलाहियतें हम देख लेते हैं, यानी हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तमाम एक्ट्स के अहम दिफात को जानेंगे, कौन सा कानून क्या बताता है ये जानेंगे। दूसरा हम क्या जानेंगे, अंग्रेज़ी तालीम की अहमियत को जानेंगे। साथ साथ आज के जदीद दिफात यानी एक्ट्स और अंग्रेज़ी दौर के कायदे कानून या दिफात में फ़र्क को जानेंगे। तो ये तमाम आज हम सीखने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दस्तूर का इर्तिक़ा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की तरक्की के साथ साथ मसाइल भी बढ़ने लगे थे। मसाइल के हल के नज़्म व नस्क़ में सुधार भी ज़रूरी था। ये सुधार हिंदुस्तानियों के मुवाफ़िक़ होना भी ज़रूरी था। तब अंग्रेज़ों ने दिन ब दिन मुख्तलिफ कायदे और क़वानीन को रोबा अमल में लाने की कोशिश करने लगे। इस तरह के क़वानीन और कायदे हिंदुस्तान की दस्तूरी इर्तिक़ा की तरफ एक पेश कदम साबित हुआ। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये तमाम आइए देखते हैं। ये है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट।
बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अंग्रेजों ने रिश्वतखोरी जब अंग्रेजों में आम हो गई थी तो इनकी कमाई की मिकदार इंग्लैंड के सियासी इंतजाम को पस्त करने का भी डर इनको सता रहा था। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को जारी किया गया। प्रेसिडेंसीज आर्मीज, आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप लोग तस्वीर में जो देख रहे हैं वो पिंक कलर जो नजर आ रहा है वो अंग्रेजों के मकबूजा इलाके हैं, अंग्रेजों के जेर इंतजामिया वाले इलाके हैं। इन इलाकों को इन लोगों ने 3 प्रेसिडेंसियों में बांट रखा था। पहला था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। इनमें बंगाल प्रेसिडेंसी आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। आइए इनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अहम दिफात क्या हैं, पहले हम उस पर नजर डालेंगे। इस एक्ट के जारी होने से कबल अंग्रेजों के मातहत सूबों को 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया था। वो हैं बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां। वो आज़ाद थी और खुसूसी तरीके से काम भी करती थी। इस एक्ट के मुताबिक बंगाल को दूसरे प्रेसिडेंसियों पर उबूर हासिल था, यानी बंगाल को ज़्यादा डोमिनेंस दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हुआ करता था। बंगाल को गवर्नर जनरल को मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को हिदायत देने और निगरानकारी करने के अमल का इख्तिदार दिया गया था, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को दोनों ही पर उबूर था और वो उसे निगरानी का काम किया करते थे। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं जो सफ़ेद कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो मुंबई प्रेसिडेंसी है और जो लाल रंग आपको यहाँ पर सुर्ख रंग दिखाई दे रहा है वो मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो बंगाल सरकार इंग्लैंड सरकार के कोर्ट डायरेक्टर्स की क़ब्ल अज़ इजाज़त के बगैर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसी पर भी जंग करने या अमन मुआहदे करने का इख्तियार नहीं था, यानी इन दोनों को इंग्लैंड को इजाज़त लिए बगैर ना किसी से जंग कर सकते थे और ना ही अमन के मुआहदे कर सकते थे। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी इसी तरह के काम करने हो तो इनको कलकत्ता और इंग्लैंड के डायरेक्टर्स को इसकी इत्तला देनी पड़ती थी, यानी बगैर इजाज़त के ये दोनों प्रेसिडेंसियां कोई खुद से काम नहीं किया कर सकते थे। ये देखिए ये पिट्स इंडिया एक्ट है। आइए इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। 1773 के एक्ट में चंद गैर ज़रूरी निकात को दूर करके अंग्रेज़ी सरकार के इक़्तिदार और कंपनी के इक़्तिदार की हदबंदियों को मुफीद बनाना ही इस एक्ट का अहम मकसद था। इंग्लैंड सरकार ने इस एक्ट के तहत नए शरायत को लागू करते हुए कंपनी ने सरकार को अहम फैसलों से नवाजा। वो अहम पहलू क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जिसमें 6 कमिश्नर्स मौजूद थे, इसका वजूद हुआ। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इसकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कायम किया गया। हिंदुस्तानी अपने आला इख्तिदार को अंग्रेजी सियासत के नाम से हासिल किए थे और वो इनका अपना हक नहीं है, ये बात बताई गई, यानी से जो आला ओहदे हैं वो अंग्रेज़ों की मेहरबानी से लिए गए हैं, बल्कि इनका अपना कोई हक नहीं है अंग्रेज़ों के मुताबिक। ये बात इस एक्ट में बयान करते हुए हिंदुस्तानियों के हुकूक को नीचा दिखाया गया था। ये आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, बंगाल प्रेसिडेंसी को सबसे ज़्यादा दिया गया है और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को थोड़ा कम हुकूक हासिल हैं। आइए आप चार्टर एक्ट 1813 पर नज़र डालते हैं। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में अगले 20 सालों के लिए इख्तिदार दिया गया, यानी 20 साल तक ये कंपनी इस पर हुकूमत कर सकती है और तिजारत लेन देन कर सकती है। हिंदुस्तान में तिजारत का हक कंपनी के अलावा ख्वाहिशमंद लोगों को भी देने के लिए जदोजहद थी। आखिरकार ये हक दिया गया, यानी सिर्फ कंपनी ही तिजारत नहीं कर सकती बल्कि दूसरे जो ख्वाहिशमंद लोग हैं हिंदुस्तान में उनको भी तिजारत का मौका मिलना चाहिए। इस बात की जदोजहद जो जारी थी इसको आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। इजाज़त और मंजूरी नामा के लिए नया दौर शुरू हो गया। इसके बाद से गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तकर्रुर करता था। ईसाई मिशनरी को हिंदुस्तान आने की इजाज़त दी गई, जिससे ज़्यादा मिकदार में ईसाई मिशनरी, तबलीगी मिशनरी हिंदुस्तान आने लगे, क्योंकि ये लोग इन मिशनरियों को आने की इजाज़त दे रहे थे। इसीलिए अंग्रेज़ कई सारे मिशनरीज हिंदुस्तान आए और इन्होंने अपने मज़हब की तबलीग की।
ईसाई मजहब और अंग्रेजी तालीम की तौसी ज्यादा होने लगी थी। 1833 का चार्टर एक्ट पर एक नजर डालते हैं बच्चों। हिंदुस्तान के नज्म व नस्क और इंतजामिया में सुधार का मकसद ही इस एक्ट का अहम पस मंजर है। यानी हिंदुस्तानी कायदे कानूनों में जो भी नकायस हैं उसको दूर करके इस्लाह करना ही इस एक्ट का अहम मकसद था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों तक की मंजूरी भी दे दी गई थी। तो इस एक्ट के अहम नुकात क्या हैं, आइए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल तस्लीम कर लिया गया। हिंदुस्तान के तमाम तिजारती अशिया की निगरानी और इनके इंतजाम का इख्तिदार भी गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी तमाम तर निगरानी और इंतजाम बंगाल का गवर्नर जनरल के हाथों में ही सौंपा गया था। तो आइए अब हम देसी और मुकामी इदारों के साथ जंग, अमन और शाही ताल्लुकात से मुताल्लिका मौज़ूआत को बंगाल की मरकजी हुकूमत ही से तय करने का फैसला लिया गया। यानी जो भी अंग्रेज शाही ख़ानदानों से जो भी मुआहदे तय करेंगे, जो भी बातचीत होगी, वो डायरेक्ट बंगाल के मरकजी हुकूमत ही फैसला लिया करता था, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं। अगर अराकीन गवर्नर जनरल की मुखालिफ में वोट दे तो इनकी अक्सरियत को इनकार के वजूहात की तहरीरी शक्ल में देना पड़ता था। अगर कोई इनके वोट के लिए मुखालिफ वोट देंगे तो उन्हें तहरीरी यानी लिखावट की शक्ल में रीज़न बताना पड़ता था कि किस लिए वो इसको इनकार कर रहे हैं। इस एक्ट ने ये भी ऐलान किया कि रंग, ज़ात और पैदाइश में इख्तिलाफात नहीं किए जा सकते। यानी हर इंसान को बराबरी देने का यहाँ पर फैसला लिया गया था। रंग ज़ात पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी फैसला लिया गया था। गवर्नर जनरल के इजलास आलिया में एक अदालती रुकन को तकर्रुर करना पड़ता था। तमाम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान आने की खुली इजाज़त दे दी गई थी। यानी कोई भी मुल्क का कोई भी तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आने की खुली इजाज़त यहाँ पर दे दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की क्या खासियत है, आइए हम एक के बाद एक डिटेल से देखेंगे। तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मंजूरी रद्द किया गया और हिंदुस्तानी इक़्तिदार को मलिका के इंतज़ाम में मुंतकिल किया गया। यानी मलिका को यहाँ पर सबसे बड़ा बनाया गया और उसके हुक्म पर ही तमाम इंग्लिस्तान कंपनी काम करने लगी। इस तरह का यहाँ पर इक़्तिदार इसको दिया गया। 1 नवंबर 1858 में अंग्रेजी मलिका विक्टोरिया ने ये ऐलानिया जारी किया कि इसकी हुकूमत के इंतज़ाम में हिंदुस्तान के तमाम इलाक़ों की तरक्की होगी। तो मलिका ने ऐलान किया कि अब इसके अंदर जो हुकूमत आ गई है, इसके अंडर में जो आ गई है, इसके मातहत जो आ गई है, तो ये तमाम सुधार करेंगी और एक सा निज़ाम और बेहतर निज़ाम हिंदुस्तानियों को फराहम करेंगी। आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। 1858 के अहम दिफात क्या हैं इस एक्ट के, आइए वो भी देखते हैं। अंग्रेजी सरकार की रास्त हुकूमत में हिंदुस्तानी अंग्रेजी सरकार की मुंतकली हुई और गवर्नर जनरल के नाम को मिटाकर वाइसराय का नया अहदा बनाया गया। इससे पहले यहाँ पर गवर्नर जनरल नामी अहदा था, पोस्ट था, तो इस पोस्ट को हटाकर वाइसराय नामी नया पोस्ट यहाँ पर ऐड किया गया और सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय के तौर पर तकर्रुर किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो हिंदुस्तान के सबसे पहले वाइसराय कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस एक्ट के और चंद दिफात देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का अहदा तख्लीक किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का तख्लीक किया और अंग्रेजी विज़रा के अराकीन को हिंदुस्तान के इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदारी दी गई। यानी अंग्रेजी अराकीन अब हिंदुस्तान के इंतज़ामी उमूर को संभालेंगे और इनकी मदद के लिए 15 अराकीन पर मुश्तमिल हिंदुस्तानियों की काउंसिल फॉर इंडिया भी तश्कील की गई। यानी इन अंग्रेज़ों को इंतज़ाम संभालने के लिए 15 अराकीन पर एक मुश्तमिल एक काउंसिल बनाया गया और इसकी तश्कील दोबारा से की गई ताकि वो इनकी मदद कर सके। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 1858 का इंडियन एक्ट और 61 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे हम कहते हैं, ये है 1861 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट कहलाता है। तो जो जो इलाके लाल कलर के आप लोग देख रहे हैं वो तमाम अंग्रेजी मकबूजा इलाके हैं। आइए इन पर देखते हैं।
1857 के सानहा के बाद जारी किए गए एक्ट में से ये एक अहम एक्ट है। 1857 में क्या हुआ था ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का साल है। तो इस एक्ट के जरिए हिंदुस्तानियों को आईनी तश्कील अमल में शिरकत का मौका मिला, यानी आईनी यानी कानून में हिंदुस्तानियों को भी शिरकत का मौका दिया गया। हिंदुस्तानियों का अंग्रेजों के मुतालिक राय मशवरे को समझने का मौका भी दिया गया। इसके अहम नुकात क्या हैं, आइए देखते हैं। वाइसराय काउंसिल के लिए हिंदुस्तानियों को बगैर इख्तिदार के अराकीन की तरह नामर्द किया गया और इमरजेंसी के औकात में गवर्नर जनरल को तलाफी देने का इख्तिदार भी दिया गया, यानी इमरजेंसी के औकात में गवर्नर जनरल अपने तमाम फैसले खुद लिया कर सकता था। आइए बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, खाना पूरी करना है आप लोगों को। तो पहला यहाँ पर जुमला है बच्चों, दीवानी का हक डैश में लागू किया गया, यानी कौन सी ईस्वी में दीवानी का हक अदा किया गया था हिंदुस्तानियों को। सही कहा आप लोगों ने, 1765 सन ईस्वी में दीवानी का हक अदा किया गया। उसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट डैश में जारी हुआ, यानी कौन सी ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को जारी किया गया था। तस्वीर में आप लोग देख ही चुके हैं। सही कहा आप लोगों ने, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को जारी किया गया। उसी तरह से मेरा तीसरा यहाँ पर सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट डैश में बनाया गया, कौन सी ईस्वी में इस एक्ट को बनाया गया था बच्चों। ये भी सही कहा आप लोगों ने, 1784 सन ईस्वी में इसको बनाया गया था। अब मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। चार्टर एक्ट में कंपनी को डैश सालों के लिए इख्तियार दिया गया था, यानी कितने सालों के लिए उनको यहाँ पर हुकूमत करने का एक हक दिया गया था। ये भी सही है, 20 सालों के लिए, अगले 20 सालों तक कंपनी यहाँ पर इख्तियार कर सकती है। तो अब मेरा पांचवा और आखिरी जुमला है, हिंदुस्तानी मुखालिफ क़वानीन ने डैश के गदर को मुमकिन बनाया। इस कानून की वजह से कौन सा गदर मुमकिन हुआ। सही कहा आप लोगों ने, 1857 का गदर भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान की पहली जद्दोजहद आज़ादी या जंग आज़ादी भी कहते हैं, या फिर जिसको हम सिपाहियों की बगावत भी कहते हैं, ये सब एक ही साल है, यानी 1857। इसको अंग्रेजों ने सिपाहियों की बगावत का नाम दिया था, हम इसको 1857 का गदर भी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी क़वानीन से ये मुमकिन हो सका था। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, इसके दिफात क्या है ये भी एक नजर हम डालते हैं। इस एक्ट को 1861 का अगला हिस्सा भी कहा जाता है। काउंसिल एक्ट जब हमने पढ़ा था ना, उसका अगला हिस्सा ही ये कहलाता है। 1892 में एक्ट के जरिए हिंदुस्तानियों को आईनी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और वसीयत की गई, यानी ये लोग भी कानूनी इंतजाम में हिस्सा ले सकते हैं अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुस्तानियों को। मरकजी और रियासती मजलिस कानून साज में अराकीन की तादाद को बढ़ा दिया गया। इसको बजट के मुतालिक बहस व मुबाहिसा करने का हक में दिया गया, यानी इस रियासती मजलिस कानून साज में बजट के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। अवामी दिलचस्पियों के मुतालिक उन्वानात को 6 दिन कबल इतला देकर सरकार से सवाल करने का हक भी दिया गया। अगर इसमें कोई आप लोगों को नापसंदीदा अनुकात हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने के लिए 6 दिन कबल इतला देने के लिए यहाँ पर भी बताया गया। इसको हम क्या कहेंगे, 1892 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट कहलाता है। तो आइए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 1892 और 1909 का एक्ट के अहम दिफात क्या क्या हैं, आप देख सकते हैं। ये है मिंटो मार्ले इस्लाहात भी जिसे हम कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस एक्ट को मिंटो मार्ले इस्लाहात भी कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड मिंटो हिंदुस्तान का वाइसराय था और लॉर्ड मार्ले हिंदुस्तान का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे पर फायज था। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, हिंदुस्तान का लॉर्ड वाइसराय था मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्ले था। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, इसीलिए इसको हम मिंटो मार्ले इस्लाहात भी कहते हैं। अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो के नजरिए से हुकूमत करने के लिए ये एक्ट को बनाया गया था। इससे पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों की पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तानियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने फूट डालकर लड़ाई करके खुद अपना फ़ायदा हासिल किया था, तो उसी एक्ट का एक नजरिया ये भी है।
ये है 1909 का परिषद एक्ट या फिर मिंटो मार्ले इस्लाहात भी हम इसको कह सकते हैं। तो 1909 एक्ट के अहम दिफात क्या हैं? आइए इस पर नजर डालते हैं। मरकजी मजलिस कानून साज के अराकीन की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मजलिस मरकजी कानून साज में 16 अराकीन थे, मगर अब 60 कर दी गई इसकी तादाद। रियासतों में भी मजलिस कानून साज की तादाद को बढ़ा दिया गया। उसी तरह से सबसे पहले इंतखाबात के जरिए मजलिस कानून साज के अराकीन को मुंतखब करने का फैसला लिया गया और यहाँ पर इसका मौका भी दिया गया। मुसलमानों को मखसूस सियासी मुकाम देने के लिए मखसूस इंतखाबी हलक़े का इंतज़ाम भी जारी किया गया, यानी यहाँ पर सियासी मौक़ों पर हिंदुस्तानियों को शामिल करने के लिए, मुसलमानों को शामिल करने के लिए इंतखाबी हलक़ा स्पेशल रिजर्वेशन के जैसा यहाँ पर भी एक मौका दिया गया था। इसमें आप देख ही सकते हैं किस तरह से कितने कितने मौके किन को दिए गए थे। यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं बच्चों, आप लोगों को जोड़ लगाना है। आइए सही जोड़ लगाते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर फहरिस्त ए और फहरिस्त बी, दो यहाँ पर फहरिस्तें तैयार हैं। आप इनका सही जोड़ लगाकर सही जवाब बताइए। पहला सवाल यहाँ पर है, बंगाल का गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना था, तो ये किस एक्ट के जरिए हुआ था? सही कहा आप लोगों ने, 1833 का एक्ट। उसी तरह से मेरा दूसरा यहाँ पर जुमला है, अंग्रेजी पहला वाइसराय कौन था? अंग्रेजों का पहला वाइसराय, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। वाइसराय का नाम क्या था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इनको हिंदुस्तान का पहला वाइसराय कहा जाता है। इसी तरह से मेरा तीसरा यहाँ पर सवाल है, हिंदुस्तानियों को आईनी सरगर्मी में हिस्सा लेने का मौका कब दिया गया था? सही कहा, 1892 का एक्ट के तहत दिया गया था। 15 अरकान की काउंसिल फॉर इंडिया किस एक्ट के तहत कायम किया गया था? ये भी सही कहा आप लोगों ने, 1858 का एक्ट के तहत इसको कायम किया गया था। अब मेरा आखिरी जुमला है बच्चों, मुसलमानों के लिए खुसूसी इंतखाबी हल्का किस एक्ट के तहत दिया गया था हिंदुस्तानियों को? ये भी सही कहा आप लोगों ने, 1909 का एक्ट। तो बच्चों आप लोगों ने तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए सबक में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके दिफात क्या क्या हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में यहाँ पर दिया गया है, यानी दोहरी हुकूमत के बारे में यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात एक्ट, क्योंकि इसको मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड नामी अफसरों ने सियासी इस्लाहात की आरजू में 1919 में जारी किया था। सियासी इस्लाह लाने के लिए ही मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड, आप लोग तस्वीरें दोनों के देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। इसके अहम दिफात क्या हैं? मरकजी में 2 ऐवानी मुकन्नना की तश्कील होगी, और वो क्या क्या है? मजलिस कानून साज और रियासती कानून साज, निचला ऐवान और आला ऐवान। रियासतों में 2 अमली हुकूमत का मौका दिया गया। हिंदुस्तान के लिए एक कमिश्नर का तकर्रुर भी हुआ। खुद मुख्तियार इंतजामी उमूर पर मुबनी मुकामी इदारों की तरक्की का यकीन भी दिया गया। मरकजी बजट और रियासती बजट को अलग अलग किया गया। तो ये तमाम इस एक्ट के दिफात हैं। आइए बच्चों यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं, मुनासिब अल्फाज से इंतखाब को बनना है। इस एक्ट के तहत मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की तरक्की का वादा किया था। कौन सा एक्ट था वो? सही कहा, 1858। इस एक्ट को मिंटो मार्ले इस्लाहात भी कहते हैं। ये कौन सा एक्ट था? ये भी सही कहा, 1909 का एक्ट। इस एक्ट को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात एक्ट भी कहते हैं। ये कौन सा एक्ट था? ये भी सही कहा आप लोगों ने, 1919 का एक्ट। इस एक्ट में वफाकी कोर्ट का क़याम किया गया था। ये कौन सा एक्ट है बच्चों? ये भी सही कहा, 1935 का एक्ट। इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कायम किया गया था। ये भी सही कहा, 1784 का एक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देख लेते हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान की दस्तूर की तश्कील में ये एक बुनियादी एक्ट है।
इस एक्ट की तश्कील के लिए मोतीलाल नेहरू की सदारत में 1928 की रिपोर्ट अहम है। दस्तूर हिंद के बहुत सारे पहलू इस एक्ट की बुनियाद पर तश्कील हुए हैं। इस एक्ट ने हिंदुस्तानी को एक जिम्मेदार हुकूमत की तश्कील का मौका दिया है। ये सिर्फ अंग्रेजी हिंदुस्तानी रियासतों के लिए ही नहीं बल्कि देसी हुक्मरानों को भी अमली तौर पर इस्तेमाल होने वाले पहलुओं वाला एक्ट है। ये तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। इस एक्ट के अहम दिफात देख लेते हैं। मरकज में दोहरी हुकूमत का क़याम हुआ, हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम हुआ, रियासतों में 2 अमली हुकूमतों को रद्द किया गया और रियासतों को भी मुकाम दिया गया। हिंदुस्तान में वफाकी कोर्ट का क़याम भी अमल में आया। ये तमाम इस एक्ट के अहम दिफात हैं। मरकज में दोहरी हुकूमत का क़याम हुआ, रियासतों में 2 अमली हुकूमतों को रद्द किया गया और रियासतों को भी मुकाम दिया गया। ये एक्ट हमारे एक्ट का बुनियादी एक्ट कहलाता है। आज के हमारे कानून का ये बुनियादी एक्ट भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुकाम मिला, वफाकी कोर्ट कायम की गई। उसी तरह से तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से एक्ट में कौन से अहम दिफात आते हैं। यहाँ पर ये सबक आपका ख़त्म होता है। अब हम सवालात की तरफ रुख करेंगे। मेरा पहला सवाल है, आईनी तरक्याती या दस्तूरी इर्तिक़ा का अहम मकसद क्या है? किस लिए इसको बनाया गया था? सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान के नज़्म व नस्क़ में सुधार लाने के लिए बनाया गया था। अब मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? ये तो हमने देखा कि 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेज के ज़ेर इंतज़ामी इलाकों के। वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और लास्ट में आता है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मेरा यहाँ पर सवाल है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे ज़्यादा अबूर किसको हासिल था? किस प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल तीनों का गवर्नर जनरल हुआ करता था? सही कहा आप लोगों ने, बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, मलिका विक्टोरिया ने क्या एलानिया जारी किया? सही कहा आप लोगों ने, हुकूमत के इंतजामिया में हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की तरक्की की जाएगी, यानी इनके ज़ेर इंतजामिया आने वाले तमाम इलाकों की ये एकसा का निज़ाम अदा करेंगी और बेहतर इनको क़वानीन अदा करेंगी और इलाकों की तरक्की करेंगी। ये था मलिका विक्टोरिया का एलानिया। आइए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम किस एक्ट के तहत किया गया? सही कहा बच्चों आप लोगों ने, वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बच्चों इस एक्ट को हमारे आज के दस्तूर का बुनियादी एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इससे काफ़ी सारे दिफात इसमें लिए गए हैं। और मेरा 5वां सवाल है, रियासतों में 2 अमली हुकूमत का क़याम किस एक्ट में किया गया? 2 अमली हुकूमत किस एक्ट में किया गया? रियासतों को भी किस एक्ट में दर्जा दिया गया था? ये भी सही है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रियासतों को भी मुकाम मिला था। उसी तरह से बच्चों मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर है, 1909 के एक्ट का अहम पहलू क्या है? किस बात पर ये रोशनी डालता है? सही कहा आप लोगों ने, मरकजी मजलिस कानून साज के अराकीन की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। तो इस एक्ट के तहत हम जानते हैं इससे पहले अराकीन की तादाद 15 थी, लेकिन इस एक्ट के बाद 15 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सही कहा आप लोगों ने, मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए होमवर्क के सवाल देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अहम दिफात क्या हैं? ये एक्ट किस बात पर रोशनी डालता है ये आपको बताना है। दूसरा है, मिंटो मार्ले इस्लाहात क्या है? किसको जारी किया था? इसके अहम नुकात क्या हैं आपको लिखना है। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के खुसूसियात क्या हैं? और मेरा चौथा सवाल यहाँ पर है बच्चों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दस्तूर की तश्कील का बुनियादी एक्ट क्यों कहा जाता है? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि ये हमारे दस्तूर का बुनियादी एक्ट है। तो इसमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो अहम रखती हैं? उसके बाद अमली सरगर्मी है बच्चों, अंग्रेज़ों के दौर के तमाम एक्ट को जमा करके एक एल्बम तैयार करें, तमाम एक्ट्स की फहरिस्त बनाएं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और तमाम चीज़ों को याद रखिए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.